हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर और जल्दी से देखेंगे। हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और क्योंकि हम सिलेबस को बहुत आराम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में समझ रहे हैं, तो आपको भी जो अपना सिलेबस है वो बहुत आराम से यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बात चल रही थी यहाँ पे कि ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन के बाद आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन जब हो गई है तो आपने कहा कि अब क्या है, नेक्स्ट इवेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो फर्दर हमारे पास डेवलपमेंटल फेज आते हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ तक की हमने बात की है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला है। सबसे पहले हमने कहा कि जाइगोट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जाइगोट जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड होगी यहाँ पे। जाइगोट के बाहर एक लेयर जो दिखाई दे रही है जोना पेलुसिडा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है जोना पेलुसिडा। इसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस में होता है कि जोना पेलुसिडा का जो साइज है वो एज इट इज रहता है, लेकिन उसके अंदर जो जाइगोट है वो दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने कहा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं, साइज ऑफ सेल डिक्रीज हुआ है। साइज कम हुआ है क्योंकि अब जितने एरिया में एक सेल थे उतने ही एरिया में दो सेल है, तो साइज डिक्रीज हुआ है। इस स्पेशल टाइप के माइटोसिस को हमने कहा था क्लीवेज, जहाँ पर क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। अब दो सेल से हमारे पास चार सेल बने हैं और इनको हमने ब्लास्टोमेर कहा है। क्या बोला है, ब्लास्टोमेर कहा है। और इस स्ट्रक्चर को अब जाइगोट नहीं कहेंगे, अब इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। ये ब्लास्टोमेर डिवाइड करते रहते हैं और अपने नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं। 8 से 16 सेल स्टेज जो है उसे हमने क्या कहा, मोरूला कहा। तो ब्लास्टोमेर है पहला। जब बहुत सारे ब्लास्टोमेर बन जाते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमेर हमारे पास आते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मोरूला कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे, चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो मोरूला है, मोरूला कब बनता है, फोर्थ डे बनता है। ठीक है, धीरे धीरे जो मोरूला है वो कहाँ पे आ रहा है, जो यूट्रस की जो कैविटी है उसमें आएगा। ठीक है, तो फोर्थ डे में हमने कहा मोरूला वहाँ पे आ गया है। फिफ्थ डे में मोरूला में क्या चेंजेस आते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो साइड साइड में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जो ब्लास्टोमेर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लास्टोमेर की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये जो ब्लास्टोमेर है ये साइड में अरेंज हो जाएंगे और दो लेयर बना देंगे। आउटर लेयर जिसे ट्रोफोब्लास्ट हम कहते हैं, ये वाली जो लेयर है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एक इनर लेयर जिसे हमने एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास कहा है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। और अभी जो यहाँ पे आपने कहा जोना पेलुसिडा है वो एज इट इज है। इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो पहले एम्ब्रियो बना है, फिर मोरूला बना है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना है। इतनी बातें क्लियर है। अब जब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना है, अब आपने कहा ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। 7th डे की बात है। ठीक है, हमने कहा 7th डे जो है वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करेगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंपल सी चीज होती है कि ये टूटता है, जोना पेलुसिडा टूट जाती है और जोना पेलुसिडा से आपने कहा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो रिलीज हो जाता है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट है जो क्या हो गया है, रिलीज हो गया है। ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेगा, एंडोमेट्रियम में एंटर करेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एंटर करता है तो इसकी बात हो रही है, ब्लास्टोसिस्ट की बात हो रही है। जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एंटर करता है तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में एंटर कर गया है। इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में आता है, यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, HCG हार्मोन। आपने आगे भी पढ़ा था एक यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में। यहाँ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, HCG हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन रिलीज करेगा, ट्रोफोब्लास्ट की बात हो रही है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो HCG हार्मोन को रिलीज करेगा। HCG को जब रिलीज किया जाता है तो इसका फंक्शन क्या है, अगर आपको पता होगा कि क्या प्रोसेस चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ग्राफ है, ग्राफ में क्या यहाँ पे सिचुएशन है। हमने कहा कि 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है और हमने कहा कि आपके HCG रिलीज होने लगेगा।
क्यों रिलीज होने लगता है? क्योंकि आपने का ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटेम का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। कॉर्पस ल्यूटेम की जो लाइफ है वो 14 डेज है। यानी कि क्या होता है कि धीरे धीरे आपने कहा कि जो 14 दिन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटेम है उसकी डेथ होने लगेगी, लेकिन हमें कॉर्पस ल्यूटेम बनाए रखना है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रीट कर रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज कर रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा। ठीक है, और आपने कहा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए हमें कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए हमें एलएच चाहिए, लेकिन एलएच का जो यहाँ पे आपने कहा अमाउंट है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका जो सिक्रीशन है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब आपने कहा कि अब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए जो हार्मोन मदद करेगा वो है एचसीजी हार्मोन। ठीक है, तो हमने कहा कि जो काम एलएच का था, जो काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का था, अब वो काम किसका होगा? एचसीजी का होगा। एचसीजी क्या करेगा? ऑलमोस्ट 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने के बाद यहाँ पे प्लेसेंटा क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। एक बार प्लेसेंटा डेवलप हो गया तो अब प्लेसेंटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने लगेगा, और उसके बाद आपने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। लेकिन जब तक प्लेसेंटा डेवलप होता है तब तक यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है, क्योंकि एलएच का जो यहाँ पे आपने कहा एलएच की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जा रही है। तो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन बाद मरे ना, जो कॉर्पस ल्यूटियम की 14 दिन बाद डेथ ना हो, इसीलिए जो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है उसके जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगे? एचसीजी हार्मोन रिलीज करेंगे, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। ठीक है, क्या करेगा ये? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा? ये बनाए रखेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब क्या होता है यहाँ पे 8th डे में क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो गया। अब ध्यान देखिए, इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी? आपने कहा जो एंडोमेट्रियम में जो इम्प्लांटेशन हो गई है वहां पर। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। एक बार इतनी चीजें आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लें। चलिए, क्लियर है इतनी बातें। अब बड़े आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आगे क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर, किस में चेंजेस आएंगे यहाँ पे? ब्लास्टोसिस्ट में, क्योंकि यही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे प्लांट हुआ है। अपने का नेक्स्ट जो चेंजेस आते हैं सबसे पहले, तो ये वाली जो लेयर्स होती है, कौन सी लेयर? ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ये 2 लेयर में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, 2 लेयर में क्या हो जाएगी? डिवाइडेड हो जाएगी। तो ये आती है यहाँ पे ये आती है आउटर लेयर, ये आती है यहाँ पे इनर लेयर, और इनके नाम अब अलग अलग यहाँ पर हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है ये नाम को देख करके। इस प्रकार से ये 2 लेयर बन जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? आपने कहा ये जो प्रॉपर लेयर है, ठीक है, ये एक प्रॉपर लेयर है किसकी? ट्रोफोब्लास्ट की। इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे? पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। स्पेलिंग आप लोग चेक करते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में स्पेलिंग जो है उसकी मिस्टेक हो जाती है, तो वो भी आप चेक करते रहेंगे। इसीलिए आपको बोला जाता है बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि जब प्रोसेस चलती है तो यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपको क्या करते रहना है? बुक में चेक करते रहना है। ठीक है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब आपने कहा आउटर लेयर जो है यहाँ पर, इसमें क्या हो जाते हैं? मल्टी न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है? इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हुई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। अब ये कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस आपने 11th में पढ़ी है, जब आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा है वहां पर। ठीक है, इस आउटर लेयर को हम क्या नाम देंगे यहाँ पे?
ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, इसको जो नाम दिया जाता है वो है सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर इसके बाद एक और यहाँ पर चेंज आता है, वो क्या चेंज है, हमने कहा यहाँ पे जो इनर सेल मास है या फिर जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट कह रहे हैं, इस ये भी क्या होता है, 2 लेयर में डिवाइडेड हो जाता है। तो आपने कहा कि एक लेयर तो ये बन जाती है इस प्रकार से, एक लेयर ये बन जाती है और एक लेयर ये वाली बन जाती है, ठीक है, एक लेयर ये बन जाती है। अब इनके नाम क्या होंगे, इसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट और इसे हम कहेंगे हाइपोब्लास्ट, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें अगर क्लियर तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं? एक बार पूरे डायग्राम को देख लीजिए, मैं नंबरिंग डाल देती हूँ कि क्या क्या नंबर है। पहली स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरी स्टेज ये है, चौथी स्टेज ये है, पांचवी स्टेज ये है, छठी स्टेज ये है और सातवीं स्टेज, ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों को नोट कर लेना है। आज हम यहाँ पर जो डायग्राम देखेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, तो आपको ये नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे, और नेक्स्ट जो हमारे पास, अब ध्यान से देखिए हमने क्या बनाया है। ध्यान से आपको क्या देखना है, पहले हमने कहा हमारे पास क्या आती है यहाँ, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट हमने बनाया है। अभी वही डायग्राम बनाएंगे जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बनाया था, लास्ट वाला जो डायग्राम है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए और ये हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने का जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है। लेवलिंग आपने कर ली होगी, इसलिए मैं लेवलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे की प्रोसेस देखेंगे। ये हमने कहा यहाँ पर जो आपके पास आया था इनर सेल मास, ये 2 लेयर में है, ये है हाइपोब्लास्ट, ये है एपीब्लास्ट और ये है हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाली हाइपोब्लास्ट। इनमें क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो आउटर स्ट्रक्चर सेम बना लेंगे, ठीक है। आउटर जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो तो हम सेम बना लेंगे। जल्दी से आपको साथ साथ में क्या करना है, लेयर बनानी है यहाँ पे। ये तो आपकी क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हाइपोब्लास्ट है और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है उनमें चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, आपने कहा जो एपीब्लास्ट, आपको कलर डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है डार्क ब्लू है और आपने कहा ये क्या है लाइट ब्लू है। आपने कहा कि जो यहाँ पे एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट कहाँ पर हमने देखा है, ये है, हमने कहा ये है एपीब्लास्ट, ठीक है, ये वाला। तो जो एपीब्लास्ट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस उसमें आते हैं, ध्यान से देखिए। हमने कहा एपीब्लास्ट कुछ इस प्रकार से संरचना बनाने लगता है, ये सेल अरेंज हो रही है, ये सेल क्या हो रही है, इस प्रकार से अरेंज हो रही है, ठीक है। और वैसा ही आपने कहा हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट भी क्या करेगा, इसे पूरा यहाँ से कवर करने लगेगा इस प्रकार से। ये पूरी सेल है, आप प्रॉपर सेल बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर सेल बनाएंगे।
अब हमने कहा इन्हें नाम क्या क्या यहाँ पर हम देंगे। हमने कहा अब यहाँ पर ये जो एपीब्लास्ट है, यहाँ पर तो इसे हम क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर तो इसे एपीब्लास्ट कहेंगे, और ये जो सेल है इसे हम क्या कहेंगे, एमनियोन कहेंगे, एमनियोन, ठीक है। आपने कहा ये जो बीच में कैविटी बन रही है इसमें एक फ्लूइड भरा होगा जिसे हम कहेंगे एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। इन सेल्स को हमने एमनियोन का, इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा। और ये तो आपके पास क्या आते हैं, हाइपोब्लास्ट आते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है एपीब्लास्ट, हाइपो ऊपर वाला है, यहाँ पे एपीब्लास्ट आएगा, एपीब्लास्ट। अब जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट को हम इसे क्या कहेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे योक सैक, योक। ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप न्यूक्लियस भी बनाते रहेंगे। आउटर स्ट्रक्चर अभी सेम चल रही है, आपको पता चल रहा होगा डायग्राम में। अब क्या होता है, जो यहाँ पर यॉर्क सेल है, यॉर्क सेल से कुछ और सेल्स यहाँ पर निकलने लगती हैं जो कि यहाँ पर इन दोनों को पूरा यहाँ पे कवर कर देती हैं। जैसे कैसे कवर करती हैं, हमने कहा ये वाले स्ट्रक्चर, हमने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले हमने सेल्स बनाई थी और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या बनाई थी, यहाँ पे सेल्स बनाई थी, यहाँ पर हम लेयर्स बना रहे हैं। तो इससे पूरा लेयर्स में हम दिखा दें, ऐसे ऐसे अगर हम दिखा दें, छोटा बनाते हैं जैसे कि, ठीक है, ऐसे हमने कहा ये जो यॉर्क सेट से, यॉर्क सेट है उससे कुछ एक्स्ट्रा सेल्स निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं, जो कि इन्हें पूरा कवर कर लेता है। तो यहाँ पर जो इन्हें क्या कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है। आपने कहा जो एमनियन है उसे भी कवर कर लेगा, और इस प्रकार से ये पूरा इसे कवर कर लेगा। क्या नाम है इन लेयर्स का, इन लेयर्स का हमने नाम लिया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, मेसोडर्म। बाकी जो बाहर की हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं वो यहाँ पे सेम, ठीक है। हमने कहा बाकी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है बाहर के वो सेम है। इतनी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले हमने कहा कि ये आपको चीजें ध्यान में रखनी कि कहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में ही अभी तक हम चेंजेस यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है। हमने कहा अभी सिर्फ एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने कहाँ से हैं, हमने कहा इनर सेल मास से बने हैं। इनर सेल मास कहाँ से बना है आपको याद होगा, आपने कहा ब्लास्टोमेर से बना है। तो ये जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म तक की बात अगर क्लियर है तो उसके बाद हम यहाँ चलिए। अब क्या होता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है उसमें जो मेसोडर्म है उसमें फिर से कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है कि आउटर इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर देखा है कुछ नहीं है, बस इतना ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे किया है और ये स्ट्रक्चर ऐसे है और हमने कहा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके हमने कहा इसके चारों क्या था, मेसोडर्म की जो लेयर थी वो यहाँ पर इस प्रकार से जो सब चीजों को यहाँ पे कवर कर रही थी। चेंज क्या आया यहाँ पे, आपने कहा जो मेसोडर्म है वो बीच बीच से अब क्या होने लगती है, टूटने लगती है। ये क्या करेगी, बीच बीच से टूटने लगेगी ऐसे प्रकार से। और यहाँ पे जो रह जाता है वो कौन सा वाला पोर्शन रहेगा, एक तो ये इसके इनके चारों रहेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर है। इतना स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, रह जाता है। अब अगर आपकी बुक में ये डायग्राम है तो एक बार आप लोग देखिए बुक में डायग्राम आपको कैसे दिखाए गए हैं। मेसोडर्म का सिर्फ इतना पोर्शन अब हमारे पास रह गया है, आपको ये समझना जरूरी है कि इंच कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब एक बार आप लोगों को करना है, लेवलिंग कीजिए जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन, आउटर यानी कि जो सबसे बाहरी लेयर है तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ठीक है। और सारी जो लेवलिंग हमने यहाँ पर छोड़ी, एक बार आप लोग लेवलिंग कीजिए यहाँ पर जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर रह जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड होगा। आपको ध्यान होगा कि आपने थ्योरी पोर्शन में क्या पढ़ा था, अम्बिलिकल कॉर्ड का एक वर्ड यहाँ पर आपने पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या बोला था, आपने कहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलने रहते हैं जिसे कि हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड का जो टॉपिक होगा वो पीछे होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, कोरियोनिक विलाई कहेंगे। दैट अलोंग विद अ यूटेराइन वॉल फॉर्म्स अ फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, फंक्शनल यूनिट को डेवलप करेगा। एंड अ मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद द फीटस,
with an umbilical cord that transport food and oxygen to embryo। umbilical cord क्या है यहाँ पे? हमने कहा जो पोर्शन यहाँ पे बचा है वो umbilical cord का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। अब प्लेसेंटा क्या है? आपने कहा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आगे हम देखेंगे। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्या होता है? आपने कहा कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद फीटस। प्लेसेंटा फीटस के साथ अटैच होगा विद एन अम्बिलिकल कॉर्ड। किसके द्वारा? अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से वो क्या होगा? जो फीटस है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। अब हमने कहा यहाँ पर ये क्या बनाएगा? फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास बचा है, अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा तो इसकी सहायता से जो प्लेसेंटा है वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा? जो फ्यूचर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किससे जुड़ा रहेगा? जो फीटस है उससे जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का जो डायग्राम है आपने नोट कर लिया होगा। एक बार आप लोग घर से नोट करके लेके आएंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका